Hi friends, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom. And today in this video, I'm going to explain you class 8 social science civics chapter 5, the police and the courts चैप्टर। और देखिए मैं नोट्स की हेल्प से आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी एक ही वीडियो में। इसके साथ ही देखिए अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक का स्टडी मटेरियल आपका सोशल साइंस रिलेटेड, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड मिल जाएगा। साथ ही देखिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ, आपको वर्कशीट प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। साथ ही आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देती हूँ, आपका जितना सिलेबस होता है, मैप वर्क होता है, ये सब भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो काफी ज्यादा कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और इसके साथ ही देखिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। और एक चीज और, जब आप मेरे चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, तो प्लेलिस्ट पे भी आपको आराम से आपके जो भी क्लास वाइज आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो वो भी काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसके साथ ही देखिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन में नोट्स में सबसे पहली बात की हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द पुलिस एंड द कोर्ट्स, ठीक है, यानी हम पुलिस और कोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक है या कैसी भी कंट्री हो, किसी भी तरह का सिस्टम वहां फॉलो होते हैं, मगर अगर वहां पे कह सकते हो अगर कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ नहीं है, तो आई थिंक वहां पे डिसिप्लिन होगा ही नहीं और कोई भी अपने काम को पूरी ईमानदारी से करेगा नहीं। इसी तरह से देखिए एग्जांपल ले लें तो आपके स्कूल्स में भी अगर किसी तरह के कह सकते हो किसी तरह के लॉ ना बनाया जाए, किसी तरह के कानून ना बनाया जाए, कोई रूल्स रेगुलेशन ना बनाया जाए, तो कोई चीज कोई फॉलो ही नहीं करेगा, ठीक है, और फिर वो आप कह सकते हो जंगल राज हो जाएगा एक तरह से। इस चैप्टर में हम बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, और लॉ और जो ऑर्डर है वो कौन मेंटेन करता है, वो पुलिस मेंटेन करती है। तो पुलिस हायरार्की, जो पुलिस ऑफिसर की पूरी हायरार्की है, कौन सा रैंक किसके ऊपर होता है, वो हम पढ़ेंगे। साथ ही हम गाइडलाइंस फॉर द पुलिस, पुलिस किस तरह से काम करती है, एफआईआर किस तरह से होती है, प्रोसेस किस तरह का, क्रिमिनल जस्टिस का किस तरह से काम होता है, रोल ऑफ द लॉयर्स, ठीक है, जो वकील होते हैं उनका क्या काम होता है, क्योंकि वो भी एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि किसी भी एक इनोसेंट को इंसान को बचाने के लिए और एक गिल्टी इंसान को उसकी पनिशमेंट देने के लिए जो लॉयर का एक रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उस कह सकते हो जुडिशरी अगर ये अच्छे से काम कर रहे हैं, सकते सब एक एक इंसान यहाँ पे, तो जो कानून व्यवस्था उसके लिए जो रिस्पेक्ट है वो आम आदमी के लिए बहुत ही बढ़ जाती है। इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं पुलिस का। तो देखिए जो पुलिस है वो प्राइमरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो सबसे पहले एक्टिव होकर काम करती है, यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस के पास है, इसके और पुलिस के ऊपर है। इसके बाद देखिए पुलिस जो है वो किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले प्रिवेंटिंग क्राइम, यानी क्राइम को वो होने ही ना दे। सपोज क्राइम हो गया तो इन्वेस्टिंग क्राइम, देखिए पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रिवेंटिंग क्राइम, सबसे पहले प्रिवेंट करिए क्राइम को, यानी अपराध को मत होने दीजिए। इन्वेस्टिंग क्राइम, यानी इन्वेस्ट करिए क्राइम को, अगर क्राइम हो गया तो इन्वेस्ट करिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। फिर थर्ड है अपहोल्डिंग द लॉ, यानी सबसे ऊपर क्या है इनके लिए, कानून व्यवस्था, यानी कानून को सबसे ऊपर रखिए और उसका रिस्पेक्ट करिए और करवाइए भी दूसरों से। नेक्स्ट हेडिंग है हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, और देखिए सारी की सारी जो मेन हेडिंग्स है वो मैंने हाईलाइटेड करी है और उसके कैपिटल लेटर्स में मेंशन करी है। हायरार्की देखिए पुलिस ऑफिसर्स की, तो सबसे पहले आते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी, फिर इसके बाद आते हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एएसपी, इसके बाद आता है रैंक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, इसके बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, और फिर आते हैं सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी एसआई, इसके बाद आता है नेक्स्ट रैंक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी एएसआई, इसके बाद आता है हेड कांस्टेबल, इसके बाद आता है कांस्टेबल, और आप चौकीदार भी देख सकते हो कि कई जगह प्लेसेस पे चौकीदार भी अपॉइंट होते हैं और ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड से अपॉइंट होते आ रहे हैं चौकीदार। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे, तो ये है गाइडलाइंस फॉर द पुलिस, यानी पुलिस क्या काम करेगी, ठीक है, क्या गाइडलाइंस है उसके लिए। तो पहली बात, पुलिस आर नॉट ओवर एंड अबव द लॉ, सबसे पहली बात कि लॉ के नीचे रह के काम करना है, लॉ के अंतर्गत अकॉर्डिंग उसके रह के काम करना है। ऐसा नहीं कि पुलिस सबसे ऊपर हो जाएगी और कानून से भी ऊपर हो जाएगी और कानून को अपने हाथ में ले लेगी, तो ये चीज नहीं होती है। आपने कई सारे एग्जांपल्स भी, जब मीडिया जो है आपको रिपोर्ट देती है तो ये सारे एग्जांपल्स से आप देखते हैं कि किसी तरह की भी कंडीशन हो जाए तो पुलिस जो है अपना लॉ जो है उसको तोड़ती नहीं है, कानून अपने हाथ में नहीं लेती है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत रह के वो हर काम को अंजाम देती है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, द पुलिस मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल पुलिस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ ही बंधे रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पावर आई तो अपने आप ही उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, जैसे संविधान में कहा गया है वैसे आपको काम करना है। थर्ड है इट मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, इसके साथ ही जो नागरिक है उनकी भी पूरी के पूरे जो उनके अधिकार है उनकी रिस्पेक्ट करिए। इसके बाद देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इशू किया है सर्टेन गाइडलाइंस टू द पुलिस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जो है पुलिस के लिए वो कह सकते हो इशू करी है। और सम ऑफ दिस गाइडलाइंस आर, और इनमें क्या गाइडलाइंस है, सबसे पहली बात, द टाइम द प्लेस ऑफ अरेस्ट, अगर पुलिस जो है किसी भी इंसान को अरेस्ट करती है तो एंड द वेन्यू ऑफ कस्टडी ऑफ द पर्सन एक्यूज शुड बी नोटेड बाय द पुलिस, ठीक है, तो इस जो भी किस टाइम पे आप अरेस्ट कर रहे हो, किस वेन्यू पे कस्टडी आपने जो उसको गिरफ्तार किया, कहाँ रखा है आपने गिरफ्तार करके,
उस पर्सन को, तो ये सारी चीजें जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो नोट करेंगे पुलिस। इसके बाद ही पुलिस अगर किसी एक्यूज को पकड़ते हैं तो उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करेगा, वो रिलेटिव्स वहां पे नहीं रहते हैं तो उनको, अगर जहाँ पे आप गए हो उसको गिरफ्तार करने, और अगर वहां पे उसके रिलेटिव्स नहीं रहते तो आप उनको इन्फॉर्म भी करिए बाद में, पुलिस की जिम्मेदारी ये है। इसके बाद देखिए, द एक्यूज शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स इमीडिएटली आफ्टर अरेस्ट, और अरेस्ट तुरंत गिरफ्तार होने के बाद उसको जो एक्यूज है यानी जो पर्सन है जिसको आपने गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसको उसके राइट्स के बारे में बताइए कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं गिरफ्तारी के बाद। तो ये चीज देखिए, जो राइट्स की बात हो रही है कि उसको तुरंत बताया जाए उसके अरेस्ट के बाद, तो वो ये वाले राइट्स हैं। यानी आर्टिकल 22 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गारंटी करता है सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी गिरफ्तारी के टाइम अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको क्या प्रोटेक्शन है, क्या आपके अधिकार है। तो पहली बात, जब आपको अरेस्ट किया जा रहा है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, तो आपको बताया जाए कि किस वजह पे, ठीक है, किस रीजन के बेसिस पे आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, और आपका पूछने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही द राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज हर चॉइस, इसके साथ ही आपको पूरा अधिकार है कि आप डिफेंड करिए अपने आप को किसी भी वकील के द्वारा, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर यानी वकील के द्वारा। इसके साथ ही देखिए, जो राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, इसके साथ ही जो आपको अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट यानी किसी भी न्यायाधीश के आगे जो है प्रेजेंट किया जाए। इसके बाद देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो बाद में फिर न्यायाधीश के अकॉर्डिंग तय होता है कि आप कितने प्रूफ जो है वो पुलिस पेश करती है, उसके अकॉर्डिंग आपको और घंटे रहना है या फिर आपको आजाद कर दिया जाता है। तो ये सारे फैसले जो है वो मजिस्ट्रेट लेता है, बट 24 घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेजेंट करना होता है। तो ये है आप कुछ मेन पॉइंट्स। इसके बाद देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, यानी FIR, ठीक है, फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है। ये इंफॉर्मेशन होती है पहली इंफॉर्मेशन, देखिए नाम ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसके बाद जो पुलिस को आप पूरी सूचना देते हो तो उसी को बोलते हैं FIR, और जो ये रिकॉर्ड की जाती है पुलिस के द्वारा, पुलिस ऑफिसर जो उस टाइम ड्यूटी पे होता है पुलिस स्टेशन पे, तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट लिखता है। अच्छा, इट इज लॉस्ट बाय द एग्रीवेट डिटेलिंग अकरेंस ऑफ क्राइम, तो ये पीड़ित, देखिए एग्रीवेट यानी पीड़ित के द्वारा दर्ज कराई जाती है रिपोर्ट, जब जहां पे भी क्राइम होता है उसके बाद वो पूरी की पूरी डिटेल दी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द FIR, इस FIR के बेस पे ही जो पुलिस है अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। अच्छा, किस तरह से फाइल होती है पूरी FIR, तो एक जो FIR होती है वो फाइल कैसे होती है, पुलिस स्टेशन में होती है। कंसर्न एरिया, किस एरिया में जहां पे क्राइम हुआ है उस एरिया के पुलिस थाने में ये रिपोर्ट जो है FIR जो है वो दर्ज की जाती है। और क्योंकि पुलिस का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना क्षेत्र होता है, तो उस हिसाब से। उसके बाद देखिए, इट मस्ट बी फाइल्ड विद द ऑफिसर इंचार्ज और विद एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ये देखिए जो ऑफिसर इंचार्ज वहां पे बैठता है वो फाइल करेगा, या तो फिर जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो आपकी FIR लिखेगा। इसके बाद देखिए हाउ टू फाइल एन FIR किस तरह फाइल की जाती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन बेस्ड द ऑफिसर इंचार्ज एट द पुलिस स्टेशन एंड द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, तो ऑफिसर इंचार्ज जो बैठा होता है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो लिखते जाता है, और देखिए नरेट किया जाता है पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की, किस तरह से क्राइम एक एक स्टेप बाय क्या क्या हुआ था, और वो पूरा डिटेल में दिया जाता है। इसके बाद देखिए जो ऑफिसर है वो सारी कंप्लेंट को लिखता है, उसके बाद साइन कराता है इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे वो साइन करवाते हैं। उसके बाद देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिवन इज देन एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर, और जिस किताब में जिस बुक में कह सकते हो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी गई है वो बुक जो है वो ऑफिसर संभाल के रखता है। और देखिए एक जो कॉपी होती है FIR की वो इन्फॉर्मेंट को दे दी जाती है, यानी जिसने रिपोर्ट लिखवाई है पूरा का पूरा सीक्वेंस बता के कि ऐसे क्राइम हुआ था, ये हुआ था, जो जो उसने बोला था क्या क्या वो ऑफिसर ने लिखा कि नहीं लिखा, तो उसकी भी एक प्रूफ कॉपी, यानी एक कॉपी पुलिस स्टेशन होती है और एक कॉपी जिसने कंप्लेन लिखवाई है तो उसको दे दी जाती है एज अ प्रूफ, ठीक है, कि हाँ इस इंसान ने कंप्लेन लिखवाई थी। इन एन FIR, तो ये भी एक तरह प्रूफ की तरह कोर्ट में आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इन एन FIR द फॉलोइंग डिटेल्स आर नोटेड डाउन, तो FIR में सारी की सारी डिटेल्स नोटेड होती हैं। इसके बाद देखिए डेट एंड अप्रोक्सीमेट आवर, ठीक है, क्या तारीख क्या डेट थी, क्या किस घंटे पे ये क्राइम हुआ, कमिटेड हुआ, वो पूरा रिपोर्टेड होती है। उसका प्लेस कौन सी जगह पे हुआ, इसके साथ ही नेम और एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, जो कंप्लेन करा उसका नेम और एड्रेस, इसके साथ ही अगर उसको किसी पे शक है, सस्पेक्ट है, तो उसका नाम और एड्रेस भी लिखवाया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राइम, पूरी का पूरा क्राइम का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसके साथ ही अगर चोरी का केस है, कुछ कोई चीज चुराई गई, तो कौन कौन सी चीजें चोरी हुई हैं, पैसे जेवरा जो भी हैं उनको भी आप मेंशन कराया जाता है उस रिपोर्ट में। इसके साथ ही देखिए द सेक्शन ऑफ द लॉ विच अप्लाइज टू द ऑफेंस, द पनिशमेंट फॉर रॉबरी इज गिवन अंडर सेक्शन 392 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1850। तो देखिए इसके साथ ही FIR में जो क्राइम हुआ है वो किस सेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है, वो ऑफेंस क्राइम, तो वो भी मेंशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे रॉबरी का जो क्राइम है वो इंडियन पेनल कोड यानी इंडियन जो दंड संहिता है उसके हिसाब से 1850 के हिसाब से, तो ये जो रॉबरी का केस है वो 392 सेक्शन के अंतर्गत आता है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग, यानी IPC के द्वारा।
ठीक है। इसके बाद आते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो देखिए ट्रांसपेरेंसी को और मजबूत करने के लिए, क्लियर करने के लिए गवर्नमेंट किस तरह के काम कर रही है, किस तरह के डिपार्टमेंट को होल्ड कर रही है, तो इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ 12 अक्टूबर 2005 को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हायर क्लासेस में भी आपसे कई बार ये टॉपिक डिस्कस होगा। इससे में देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्या मतलब है कि आपको एज ए इंडियन सिटीजन, आम आदमी होने के नाते आपको पूरा अधिकार है कि आप इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा पब्लिक अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो भी काम कर रहे हैं, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर आपका कोई फाइल वाला केस है, कुछ भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग आप डिमांड कर सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी जांच होती है और पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। साइड साइड देखिए डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स टू ट्रैक एंड वेरीफाई द वर्क डन, कि कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे इन्फॉर्म कर दी जाती है। भाई इसमें भी देखो थोड़ा सा महीने, 2-3 महीने आराम से टाइम लग जाता है। इसके बाद देखिए व्हाट इज द ऑफिसर इन चार्ज रिफ्यूजेस टू फाइल एन एफआईआर। मान लीजिए अगर आप एफआईआर लिखवाने गए हो, आपकी एफआईआर मना कर दिया कि हम तो नहीं लिखेंगे आपकी एफआईआर, क्योंकि आपने जिस पर्सन का नाम लिया शायद वो हो सकता है रिलेशन में हो, या हो सकता है वो इतना ज्यादा पावरफुल हो कि लोग उससे डरते हो, पुलिस वाले भी डरते हो। तो अगर वो मना करते हैं आपकी कंप्लेन लिखने से, तो आप क्या कर सकते हो? तो देखिए तब क्या कर सकते हैं, अगर कोई ऑफिसर रिफ्यूज करता है आपकी एफआईआर लिखने से, तो इन्फॉर्मेशन में बी सेंट इन राइटिंग थ्रू द पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो सबसे जो हाईएस्ट पोस्ट जो हमने हायर की पुलिस ऑफिसर्स की पढ़ी थी, तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को आप रिटन में एक पोस्ट लिख सकते हो, आप एक लेटर लिख सकते हो। इसके बाद सुपरिटेंडेंट ऑफ जो पुलिस है, तो वो कन्विंस कर जाते हैं कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है और ये जो क्राइम था वो हुआ था, कमिटेड हुआ था। ठीक है। अगर उनको ये बात समझ में आ जाती है, ये बात खुल जाती है कि हाँ ऐसा क्राइम हुआ है और एक्शन नहीं लिया गया है, तो वो फिर खुद अपने आप ही इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केस को, या तो अपने किसी भी ऑफिसर को ये केस वो पास कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एफआईआर। ठीक है, क्या डायरेक्टिव्स है सुप्रीम कोर्ट की एफआईआर पे? तो एक जो एफआईआर जो होती है वो फाइल होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑफेंसिव रिसीव्ड, तुरंत के तुरंत जैसे आपको पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट मिली, जैसे कंप्लेन आई, उसको तुरंत ही वो एफआईआर लिखनी है। सेकंड, बिफोर बिगिनिंग द इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर है वो एकदम शुड मेक एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द इफेक्ट्स मेंशन इन द एफआईआर दैट एज ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। तो वो जिस तरह से एफआईआर को लिखवाया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही पूरी इन्वेस्टिगेशन भी उसी तरीके से की जाए, ऐसा नहीं कि उसका पहलू चेंज कर दिया जाए बिल्कुल। इसके बाद देखिए जो एफआईआर है कैन बी रजिस्टर्ड एट अ पुलिस स्टेशन इवन इफ द सीन ऑफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर दूं, यहाँ पे आपका जो है ये है सीन, ठीक है, द सीन ऑफ क्राइम डज नॉट फॉल इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। मान लीजिए जो एफआईआर है, अगर आप कहीं और घूमने गए हो, कहीं और आप कुछ प्रॉब्लम हो गई और आप वहां से बिलोंग भी नहीं करते उस एरिया से, फिर भी जो उस वहां का पुलिस स्टेशन है वो वहां पे एफआईआर लिखेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि एफआईआर वो लिखेंगे, बिल्कुल चाहे उनके जुरिस्डिक्शन में वो टेरिटरी आती हो या नहीं आती हो, और उसके बाद वो जो दूसरे पुलिस स्टेशन में जहां से आप बिलोंग कर रहे हो पर्टिकुलर, वहां उस पुलिस स्टेशन में वो केस जो है, वो एफआईआर जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ये प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, जो क्रिमिनल जस्टिस में किस तरह से पूरा का पूरा काम होता है, तो एग्रीवेट फाइल्स इन एफआईआर। सबसे पहले जो पीड़ित होता है, जो विक्टिम होता है, वो फाइल करवाएगा एफआईआर। उसके बाद देखिए वंस द एफआईआर इज फाइल्ड, जैसे ही फाइल होगी एफआईआर, द पुलिस बिगिंस द इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। याद रखिएगा जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक पुलिस को इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। इसके बाद देखिए क्योंकि एफआईआर जो है पुलिस के लिए भी प्रूफ होता है कि हाँ आपने कंप्लेन करी तब उन्होंने एक्शन लिया, और आपके लिए भी वो प्रूफ होता है कि हाँ आपने जब कंप्लेन की तब पुलिस ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, तो ये चीजें भी होती हैं। इसके बाद देखिए आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो पुलिस जो है सफिशिएंट जो एविडेंस होते हैं वो प्राप्त करते हैं एक्यूज के खिलाफ और उसको अरेस्ट भी करते हैं। उसके बाद पुलिस जो है एक पूरी चार्जशीट जो है कि क्या क्या क्राइम किया उसने, क्या क्या हमारे पास प्रूफ है, विटनेस कितने, वो सब लिखने के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसको पेश करते हैं। आफ्टर द चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड द ट्रायल बिगिंस। इसके बाद जब चार्जशीट आ जाती है, मजिस्ट्रेट जो है न्यायाधीश समझ लेते हैं कि हाँ ये पर्सन जो एक्यूज है इसने कुछ गलती करी है, क्राइम किया है। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कोर्ट में पेशी होने लग जाती है, और फिर वकील जो है अपनी जो भी प्रूफ्स होते हैं वो विटनेस जो है वो प्रेजेंट करते हैं। इफ द कोर्ट फाइंड द अक्यूज गिल्टी, और उसके बाद देखिए कोर्ट को अगर इस तरह के पर्टिकुलर प्रूफ्स मिल जाते हैं और हो जाता है कि जो एक्यूज है जिसके खिलाफ कंप्लेन आई थी, अगर वो गिल्टी है, तो कोर्ट अवर्स पनिशमेंट, तो उसके बाद कोर्ट जो है उसको पनिशमेंट देता है। और देखिए पनिशमेंट देखिए क्राइम के अकॉर्डिंग दी जाती है, ऐसा नहीं कि क्राइम छोटा है पनिशमेंट ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होता है। रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर, ठीक है, अब देखिए डिफेंस लॉयर का क्या रोल होता है। तो द एक्यूज कैन हायर अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस टू डिफेंड द केस। तो देखिए डिफेंस लॉयर कौन सा होगा, जो एक्यूज जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन आई, उसने जब कोई वकील को हायर किया, तो उस लॉयर को हम बोलते हैं डिफेंस लॉयर। इसके साथ ही देखिए जो डिफेंस लॉयर होता है कैन क्रॉस एग्जामिन द विटनेसेस एंड ऑल्सो आस्क द कोर्ट टू समन विटनेसेस टू प्रूव दैट द एक्यूज इज नॉट गिल्टी। इसके साथ ही जो डिफेंस लॉयर होता है, जो भी विटनेस आते हैं
ठीक है, कंप्लेनेंट की तरफ से उसको क्रॉस एग्जामिन यानी उनसे सवाल पूछता है। साथ ही कोर्ट को बोल सकता है कि समन यानी ऑर्डर दीजिए और विटनेसेस को पेश होने के लिए आप जो है आप ऑर्डर दीजिए, और उस टाइम जब कोर्ट से ऑर्डर डेटर में जाता है तो विटनेसेस को बुलाया जाता है कोर्ट में, और फिर प्रूफ होता है कि एक्यूज जो है वो गिल्टी है कि नहीं है। इसके बाद ये देखिए, दस एन एक्यूज इज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू अ फेयर ट्रायल। इसके साथ ही देखिए एक्यूज को पूरा पूरा मौका मिलता है कि अगर कभी कभी होता है कि कोई इनोसेंट इंसान भी फंस जाता है, ठीक है, तो उस पर अगर झूठा आरोप लगता है तो उसको भी अपने आप को साबित करने का, अपने आप को सही ठहराने का, अपने आप को इनोसेंट ठहराने का पूरा फेयर ट्रायल जो है अपॉर्चुनिटी डिफेंड करने की पूरी मिलती है। इसके बाद देखिए रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल होता है। तो पहले आपको समझना चाहिए कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है, कौन होते हैं। तो द लॉयर हु प्रेजेंट्स द कंप्लेनेंट केस इज नोन एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, जो कंप्लेनेंट का केस संभाल रहा है जो वकील, उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट्स ऑल द फैक्ट्स। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सारे फैक्ट्स, एविडेंसेस, विटनेसेस को पेश करता है कोर्ट में, प्रूफ करने के लिए कि जो अक्यूज यानी जो पर्सन के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की थी वो गिल्टी है। ठीक है, तो ये देखिए डिफेंस लॉयर को ये बचाने की कोशिश करते हैं, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और क्योंकि उन्होंने कंप्लेन करी है उस इंसान के खिलाफ कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान है जिसने क्राइम किया है, तो वो उसको साबित करने में पूरी कोशिश करते हैं, और फिर उसको सजा दिलाने की पूरी उम्मीद रखते हैं और कोशिश भी करते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।